इस वीडियो में हम लोग ईस्टर्न कायर का लिखा हुआ सन ऑफ द थंडर क्लाउड इस नॉवेल का समरी के बारे में जानेंगे। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, इसमें इको क्रिटिसिज्म कितना बड़ा भूमिका अदा करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, और मेन मेन जो कैरेक्टर्स है, मेन मेन जो घटनाएं हैं उसका थ्रू हम लोग पूरा क्रिटिकल एप्रिशिएशन समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ईस्टर्न कायर इज ए लीडिंग फीमेल नॉवलिस्ट, और अगर कहा जाए लीडिंग ऑथर, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न ऑथर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडियन सेक्शन। ठीक है, ये नागालैंड, प्रॉपरली ये नागालैंड को बिलोंग करती है। और ये और भी काफ़ी सारे, सन ऑफ द थंडर क्लाउड तो एक है ही, इसको छोड़ के भी उन्होंने और भी कई सारे नॉवेल लिखा है जिसमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सन ऑफ द थंडर क्लाउड भी इक्वली एक इको क्रिटिकल, या कहा जाए तो एनवायरमेंटलनेस का या अवेयरनेस का बारे में आदमी को बोलने के लिए या पता कराने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा नॉवेल है। इसमें आपका नॉर्मल एक जो स्टोरी है वो तो चलता ही रहता है, और उसमें काफ़ी सारा सिम्बॉलिज्म्स दिखते हैं जिसके चलते हम लोग एक रियल डर के बारे में समझते हैं और उससे कैसे निपटना है इसका भी सीख हम लोग को मिलता है। आइए अब इसका शुरू करते हैं समरी। तो मेन जो हम लोग का कहानी का नायक है वो है पेलेवोर्सो। हालांकि इसमें कोई एक प्राइम कैरेक्टर नहीं है, दो तीन प्राइम कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं, उसमें रिवॉल्व होता रहता है। बट शुरुआती इस दौर में जो मेन नरेटर कह लीजिए, या जिसका लेंस का थ्रू, जिसका एक्सपीरियंस के थ्रू सारा घटनाएं हम लोग होते हुए देखते हैं, दैट इज पेलेवोर्सो। इसको शॉर्ट में पेले कह के बुलाता है। पेलेवोर्सो नाम का मतलब होता है फेथफुल टू द एंड, यानी अंत तक जो विश्वस्त रहे। अब यहाँ पे कुछ कुछ नाम का आपको मीनिंग ऐसा ऐसा मिलेगा जिसको भी आप एज ए सिंबोलिज्म ट्रीट कर सकते हैं, जो उन लोग का कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट को दर्शाता हो। ठीक है, तो ये नियाल हुओ नामक विलेज से बिलोंग करता है, ये हम लोग का पहले शॉर्ट में। तो उन्होंने कभी इसको घर के बाहर ज़्यादा जाने नहीं दिया है। उन्होंने इनको होम सिक बना करके रखा है कि ते घर में ही रहो, ठीक है, बाहर ज़्यादा कहीं जाने का दरकार नहीं, सेफ रहो। लेकिन इनका जो ग्रैंड माँ थी, दादी, वो हमेशा पेले को प्रोत्साहित करते रहते थे, नहीं तुम घर से निकलो, दुनिया को जानो, वर्ल्ड टूर करो, हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहती थी। लेकिन जाहिर सा बात है कि ग्रैंड माँ का बात नहीं सुन करके पेले ने अपना पेरेंट्स का ही बात सुना, और उनका एक्सपेक्टेडनेस के जैसा वो भी खुद एक होम सिक बना रहा। अब क्या होता है कि एक फेमिन आता है उसका विलेज में, ना कि विलेज में, बाकी अगल बगल के काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया में जुड़ के ये फेमिन आता है, और ये उसका पूरा परिवार का जान को ले लेता है। उसका मॉम, उसका डैड, उसका वाइफ, इवन उसके चिल्ड्रन तक क्या होते हैं, मौत उनको उनसे छीन लेता है। पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है पहले, और अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहता, अकेलापन, तन्हाई उसको खा ले, इससे पहले उसको दिमाग पागल हो जाए, वो निकल जाता है जर्नी में। इस जर्नी का उद्देश्य क्या है उसको खुद भी नहीं पता, वो बस चलता जाता है जहां उसका राह उसको लेते हुए जा रहा है। अब रास्ते में वो देखता है दो सिस्टर्स से वो मिलता है। एक का नाम है कैथोनुओ, दूसरे का नाम है सीड्जे। ठीक है, मजे का बात यह है कि ये दोनों का ही 400 प्लस एज है। ठीक है, तो ये नॉवेल में है ना, आपको मैजिक रियलिज्म का थोड़ा थोड़ा टच दिखेगा कि नेचुरली जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ मिथिकल लगता है, लेजेंडरी लगता है, वैसा भी कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा। और जानबूझ करके ही लेखिका ने ये सब डाला है ताकि हम लोग को माइंड में, इमेजिनेशन में वो स्ट्राइक आउट करे और हम लोग समझ सके रियलिटी के साथ मिथोलॉजी का कनेक्शन क्या है। और कभी कभी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी हम लोग एज ए मिथ ट्राई करते हैं, एज ए मिथ इंटरप्रेट करते हैं, बट हम लोग को उस पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कैथोनोआ सीड्स है, जो 400 प्लस साल की दो बहनें हैं, ये दोनों नौने विलेज के निवासी है। ठीक है, अब नौने का अर्थ होता है पीस। ठीक है, अब यहाँ पे पीस कुछ ज़्यादा ही है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे 700 सालों तक कोई बारिश हुआ ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ कोई जगह में 2-3 साल लगातार बारिश नहीं होता तो वहाँ कहत पड़ जाता है। तो जहाँ 700 साल बारिश नहीं हुआ, आप इमेजिन कर ही सकते हैं उस जगह क्या भयंकर कंडीशन हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जब ये आता है, यानी पेले जब ये दोनों सिस्टर्स को देखती है तो ये दोनों सिस्टर्स पेले को अपना ऐसा गेस्ट रखते हैं अपने घर में, और जो भी उनके पास सूखा जो चीज़ है वो खाने देते हैं। ठीक अगला दिन बरसात आता है और वो दोनों बहनें एकदम पागल हो जाती है देख के कि ये क्या, मतलब जन्म का बाद से ये पहली बार देख रहा हो कि बारिश हुआ है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि पहले ही एक मतलब लकी चार्म है उन लोगों के लिए, उन लोगों का विलेज के लिए, कि वो आते साथ ही वो खुश कदम है और उसका साथ आने के साथ बरसात हुआ। फिर वो लोग क्या करते हैं, पेले को लेके चलते हैं नेक्स्ट विलेज में, जिसको कहा जाता है विलेज ऑफ वीवर्स।
इसमें रहती है मेसानुओ। मेसानुओ कौन है? द थर्ड सिस्टर केथोनुओ और सीरजे की एक और बहन मेसानुओ, वो रहती है विलेज ऑफ वीवर्स में, उसके साथ मिलाने लेके चलता है। अब मेसानुओ क्या है, इसको सब कोई टाइगर विडो का नाम से जानता है। क्यों ऐसा नाम? क्योंकि इसका हस्बैंड को और इसके 7 बच्चों को टाइगर ने मार दिया है। अब ये टाइगर लेकिन कोई फिजिकल टाइगर है, रियल टाइगर नहीं है, ये एक मिथोलॉजिकल टाइगर है, या कह लीजिए तो एलेगोरिकल टाइगर है। इस टाइगर को कभी किसी ने अपना आंख से किसी को हंट करते हुए देखा नहीं, लेकिन हमेशा से ही ये बीच बीच में कुछ कुछ पुरुषों को, कुछ कुछ बच्चों को क्या करता है, मार गिराता है, मार के लेके जाता है। और सबको यही समझते हैं कि ये एक कर्स है, पूरा विलेज के ऊपर ये टाइगर एक कर्स है, और इस टाइगर को एकमात्र वही मार सकता है जो होगा सन ऑफ द थंडर क्लाउड। अब आप टाइटल को रिलेट कर सकेंगे। सन ऑफ द थंडर क्लाउड उसे कहा जाता है कि जब कोई जगह में लगातार बारिश नहीं हो रहा हो, कहीं 100 साल हो गया बारिश नहीं हो रहा हो, तब एक दफ़ा जब उसमें कोई एक पर्टिकुलर बच्चा पैदा होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आती है, तो जिस बच्चे के पैदा होने की वजह से ये बारिश आया उसको कहा जाता है सन ऑफ द थंडर क्लाउड। तो यही जो सन ऑफ द थंडर क्लाउड होगा ना, उसी के पास वो क्षमता रहेगा कि वो इस मिथिकल टाइगर को मार सकेगा और ये खून खराबा रोक सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी में आता है ट्विस्ट। जब वो लोग पहुंचते हैं मेसानुओ को देखने, मेसानुओ ऑलरेडी 200 प्लस एज की है, ठीक है, लेकिन वो पाते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट। नाउ यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि 200 प्लस एज में, खैर 200 प्लस एज में तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता, प्रेगनेंसी तो दूर का बात है। यहाँ पे प्रेगनेंसी बड़ा अजीब है कि मिसानुओ जब जा रही थी तो जाहिर सा बात है, इतना साल बाद बरसात उसने भी दिखा, तो बरसात का एक ड्रॉप क्या हुआ, उसका पेट के ऊपर पड़ा और वहीं से वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इसमें के पीछे लॉजिक ये है कि रेन गॉड ने उसको इम्प्रेग्नेट किया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि बरसात आने का साथ साथ वो प्रेग्नेंट हुई, यानी उसका जो संतान पैदा होगा वही होगा सन ऑफ द थंडर क्लाउड, और उसी के पास वो क्षमता होगा, वो पावर होगा कि वो अपने ही भाइयों का और अपने पिता का मौत का बदला लेगा उस मिथिकल टाइगर को किल करके। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि जाहिर सा बात है फिर उसका संतान पैदा भी होता है, उसका नाम होता है रैलिएटुओ, जिसको शॉर्ट में से कोई रैली कह के पुकारता है। अब ये रैलिएटुओ नाम का अर्थ होता है रिडीमर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप एनवायरमेंटल एंगल से क्रिश्चियन एंगल में चल जाए तो आपको समझ में आएगा कि इसके एलिगरी सिर्फ इको क्रिटिकल लेवल में नहीं बल्कि थियोलॉजिकल लेवल में भी उतना ही है। यहाँ पे एक तरीके से रैली को क्राइस्ट के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे क्राइस्ट ने भी, आप लोग जानते होंगे बिब्लिकल मिथ के अनुसार, मदर मेरी वो भी वर्जिन थी, ठीक है, बिना शादी का उनके गोद में क्राइस्ट आए थे। ठीक है, और क्राइस्ट भी दुनिया को रिडीम करने आए थे, इंसान के पाप को स्खलन करने खुद सैक्रिफाइस हो गए थे। तो रैली को भी यहाँ क्राइस्ट के जैसा तुलना किया जा रहा है कि वो भी सेव करने आया है, वो भी सेवियर बन के आया है, ये मिथिकल टाइगर को मार के वो विलेज अपने गांववासी को इससे निजात दिलाएगा। ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या होता है कि जैसे ही कोई बन जाता है हीरो तो सबको उससे हो जाता है जेलसी। यहाँ भी सेम चीज़ हुआ, सारे विलेजर्स ये रैली से बहुत ज़्यादा जलने लगे। क्यों? क्योंकि सब कोई इसको एक मिथिकल कैरेक्टर मानने लगा, सब कोई इसको हीरो मानने लगा कि चलो जो प्रोफेसी हुआ था कि मिथिकल जो था सन ऑफ द थंडर क्लाउड होगा वही मारेगा मिथिकल टाइगर, तो सब इसको एकदम हीरो जैसे बना लेते हैं। तो कोई है ना इसको नॉर्मल ट्रीट नहीं करता। नॉर्मल जैसे बच्चे दूसरे के साथ खेलते हैं, जैसे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, नॉर्मल स्वाभाविक से मिशते हैं ना, इसके साथ वो नहीं करता था। तो रैली को काफ़ी ख़राब लगता था, काफ़ी बुरा लगता था, और वो समझता भी था कि वो उसका ये जो सन ऑफ द थंडर क्लाउड के टैग उसके पीछे लग चुका है, इसी वजह से वो और नॉर्मल नहीं रहा है। इवन उसकी मदर को, मिसानुओ को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ताने, क्रिटिसिज्म ये सब सुनना पड़ता था, है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ कि धीरे धीरे आदमी का जो थिंकिंग है ना, थॉट है ना, वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि ये जो मिथिकल टाइगर के बारे पहले सब कोई डरे हुए थे कि चलो मिथिकल टाइगर को मारना है, ठीक है, ये नहीं तो हम लोग का हर किसी न किसी हस्बैंड का किसी किसी बच्चे के हुए ऐसे ही ध्वंस करते हुआ जाएगा। लेकिन जैसे ही बारिश होता है, और जाहिर सा बात है इतना साल बाद बारिश हुआ है तो बारिश होने के साथ फसल भी उगेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन भी होगा, सबका घर में खाना रहेगा, तो एक बहुत ज़्यादा शांति का, स्टेबिलिटी का, और एक तरीके से आप कहो तो प्राचुर्य का माहौल आ जाता है। जैसे ही आदमी का ज़िंदगी में पीस और लग्जरी और एबंडेंस आ जाते हैं, वो लोग अपना सोच बदल देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मिथिकल टाइगर उतना भी बुरा नहीं है, एक तरीके से देखा जाए
तो मिथिकल टाइगर है तो ही तो वो हम लोग का खेत को बाकी जानवर का आने से रोक रहा है। अब वो उसको डिस्ट्रॉयर ना मान करके प्रोटेक्टर मानने लगा है, ठीक है। और इसीलिए वो कुछ कुछ विलेजर्स क्या करते हैं कि नहीं छोड़ दो, मिथिकल टाइगर को किल करने का कोई दरकार है नहीं, उसको रहने दो, वो अपना हम लोग का तो कोई नुकसान तो कर नहीं रहा, हम लोग का अपना फसल हो रहा, हम लोग खा रहे बिंदास रह रहे, कोई तो दिक्कत है नहीं, तो छोड़ दो। इसको ये सोच से पेले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बोले ये क्या बात हुआ, अचानक ऐसे थॉट ऑफ चेंज कैसे हो गया। तब मैसानियो उसको बोलती है कि नहीं, ये सब चीज़ क्या है, वो स्पिरिट टाइगर का ही किया धरा है, कि वही सबके मन को ऐसे ब्रेन वॉश कर रहा कि ताकि उसको कोई किल ना करे, वो बचा रहे और ऐसे सदियों तर सदी हॉन्ट करता रहे सबको। और ये स्पेल ऑफ स्पिरिट टाइगर इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ इनहेरेंट ग्रीड इन ह्यूमन माइंड। हम लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ग्रीड है, इतना ज़्यादा लालच है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना लाइफस्टाइल के साथ या अपना कोई भी मोरालिटी के साथ बहुत आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जस्ट फॉर अ बिट ऑफ प्रॉफिट। ठीक जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होने लगा, आदमी का ज़िंदगी में प्रॉफिट आने लगा, तो आदमी अपना रूल गोल चेंज कर दिया। हम लोग भी तो वैसे ही करते हैं ना, हम लोग भी तो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते नहीं, इकोलॉजी के बारे में सोचते नहीं, नेचुरल रिसोर्स के बारे में सोचते नहीं, अनमाइंडफुली उसको एक्सट्रैक्ट करते रहते, उसको एक्सप्लॉइट करते रहते जब तक हम लोग का जो प्रॉफिट है वो बनता रहे। यहाँ भी वही चीज़ है। खैर, अब क्या होता है, अब कम्युनिटी हंट का दिन आता है। कम्युनिटी हंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलकर एक साथ शिकार में निकलते हैं। तो पेले और रैली दोनों मिलकर के एक साथ जाते हैं, मतलब जाते तो और भी कोई है, लेकिन पेले जो है वो रैली का साथ साथ रहता है नज़र रखने के लिए वो कर क्या रहा है, क्या एक कम्युनिटी हंट में पेले वो टाइगर रैली वो टाइगर को मार सकेगा। अब क्या होता है कि वो लोग का डर सच साबित होता है, एक टाइगर का गुर्राने का आवाज़ लोगों को मिलता है और रैली एक पेड़ का पीछे छुपा हुआ रहता है, वहीं से उसको दिखता है वो टाइगर के सामने आने का कोशिश करता है और वैसे ही टाइगर उसके ऊपर झपट करके उसको मारने का कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि टाइगर उस पर कोई भी चोट पहुंचा पाए, रैली के पास जो एक हार्ट शेप स्पीयर था, वो स्पीयर वो सीधे ऊंचा करके टाइगर का सीने को आर पार कर देता है और टाइगर मर जाता है। तो फाइनली जो प्रोफेसी था वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो फुलफिल्ड हो जाता है। रैली हैज सक्सेसफुली किल्ड द मिथिकल टाइगर एंड फुलफिल्ड हिज रिवेंज मिशन ऑल्सो, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो टाइगर का हेड को अपने साथ लेकर के आता है गांव वालों के पास, ताकि सबको यकीन हो जाए और एज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एज वेल, ठीक है। अब गांव वाले सब झूम उठते हैं, आनंद में उठते हैं कि चलो सन ऑफ द थंडर क्लाउड हमने मिशन पूरा कर लिया, सब कोई खुश है। उसका माँ मैसानियो भी काफ़ी खुश है कि उसका हस्बैंड और उसका बाकी सन का बदला ले लिया मेरा बेटे ने। अब रिचुअल्स का अनुसार वो 5 दिन तक डिफरेंट डिफरेंट पॉट में वो कुकिंग करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्युनिटी हंट जब होता है, चलो टाइगर तो मर गया, अब तो और कोई टेंशन नहीं, अब कम्युनिटी हंट जस्ट एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा। तब क्या हो रहा कि अब तक उसका रिचुअल क्या था गांव वालों का, कि जो एल्डर्स होंगे और जो यंगर्स होंगे वो दोनों अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होंगे। यंगर्स क्या करेंगे, जा करके पहाड़ी में ऊंचा में कोई जानवर को दौड़ाएंगे, चेज करेंगे और चेज करते 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 उसको पहाड़ का एकदम फुट हिल में ला करके छोड़ेंगे। और जैसे ही उसको नीचे आएगा वो जानवर दौड़ते दौड़ते नीचे सारे ओल्ड मैन रहेंगे, एक्सपीरियंस मैन रहेंगे, फिर उसको मारेंगे। ये था सिस्टम। अब पहले पहले तो ये सिस्टम फॉलो होता था और उस दिन भी ये सिस्टम पहले फॉलो हुआ और पहले एक स्टैग को यानी पुरुष हिरन को सक्सेसफुली वैसे ही प्लान का तहत मार भी दिया गया, शिकार भी कर दिया। लेकिन इसका बाद जब नेक्स्ट डियर हंट शुरू होता है तो जो विप्रू है जो हेडमैन यानी वहाँ का जो लोकल मुखिया, उसका बेटा वो सोचता है, वो कर देता है बगावत। वो बोलता है ऐसा क्यों होगा, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो नीचे बैठ करके बस मस्ती लेंगे और कुछ बस एक वर्षा छोड़ करके मार देंगे और अपने पूरा क्रेडिट लेंगे, और हम लोग पूरा दुनिया भर का रिस्क ले और दौड़ाए और हम लोग को कुछ नहीं मिले। तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, दौड़ाते नहीं हैं, यहीं पे मार देते हैं। अब गलती क्या हो जाता है उससे कि वो डियर समझ करके किसके ऊपर स्पीयर फेंक देता है, रैली के ऊपर। और इससे भी बड़ा जो एक सोचने वाला बात है कि रैली के ऊपर वो वर्षा फेंकता है, फिर रैली समझता है, मतलब रैली का वो चित्कार करता है, वो मतलब चीखता है, तो फिर उसको इतना तो समझ में आ जाता है कि ये डियर नहीं है, ये रैली है। लेकिन उसके बावजूद वो रुकता नहीं है, वो उस पर स्पीयर मारते जाता है और अपने संगी साथियों को भी बोलता है कि ये एक स्पिरिट है जो रैली का लूप लेकर के है और हम लोग को मतलब राह से भटका रहा है, चलो सब मिलके इसके मारो।
और सब भी वैसे ही बददिमाग आदमी सब उसको मार भी देते हैं। तो सब मिल करके रैली को मौत का घाट उतार देते हैं, जानवर जैसे उसको मार देते हैं। आप सोचिए, जिस रैली ने पूरा गांव वालों को जिंदगी को बचाया, निजात दिलाया, उसी रैली को ये लोग बेरहमी से मार देते हैं। इससे आप टैली कर सकते हैं कि कैसे जो नेचर हम लोग को पालता पोसता है, जो नेचर से हम लोग को सस्टेनेंस मिलता है, लाइफ मिलता है, उसी नेचर को हम लोग खोखला करते जा रहे हैं दिन ब दिन, सिर्फ अपना मटेरियल गेन के लिए, सिर्फ अपना कमर्शियलाइज प्रॉफिट के लिए। ठीक है। अब जब क्या करता है, पहले क्या करता है, रैली का डेड बॉडी कैरी करके नीचे लेकर के आता है, गांव में लेके क्या करता है, मिसानुओ देख करके गांव वालों को बहुत मतलब कर्ज देती है कि मेरा बेटे ने तुम लोग के लिए इतने किया और तुम लोग ने मेरे बेटे को ही मार दिया। बोलता है इस मेरे बेटे का लाश को पूरा गांव का सेंटर में रखो ताकि कोई देखे और देख करके उसको कम से कम प्रिक ऑफ कॉन्शियंस तो हो, उसको कुछ अपने लज्जित तो वो हो। और फिर वो विलेज छोड़ करके चल जाती है। और फिर बाकी जो सिस्टर है, जो माउंटेन सिस्टर, वो भी मतलब एक्चुअली माउंटेन सिस्टर मतलब वही मिसाइन, वो भी माउंटेन में जाके रहती है और उसका मौत हो जाता है। अब इसमें कुछ कुछ एक दो चीज़ें जिसके आप थोड़ा सिंबल को और गहराई से रिलेट कर सकते हैं। जैसे नियालहुओ याद है ना, कौन सा विलेज जहाँ पे पहले था, तो उसका जो बगल का दो और विलेज था वो कंप्लीटली डिजोलेटेड हो गया था। वो उसमें जनमानव एकदम रहे ही नहीं थे। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उसमें जब बारिश हुआ करता था तो एबंडेंट क्रॉप होता था, लेकिन जब इतना ज़्यादा फसल होना शुरू किया तो उसको सही से काट करके सही से स्टोर करने का बजाय वो लोग, गांव वाले लोग क्या किए, वहीं छोड़ दिए, क्रॉप को वहीं छोड़ दिए। और क्या हुआ, उसमें चूहा लग गया और भी सारे इंसेक्ट्स लग गए, पूरे क्रॉप को एकदम बर्बाद करके रख दिया, पूरा इन्फेक्शन हो गया और उससे पूरा गांव वाले मौत के घाट उतरे, पूरा गांव एकदम जनमानवहीन बन गया है। एक दूसरा गांव जो था उसमें क्या हुआ, उसमें क्लैन स्ट्रगल शुरू हो गया। जो एक हाई क्लास सोसाइटी थी, हाई क्लास क्लैन थे, उसके साथ जो लोअर वर्किंग क्लास थे, जो पुअर थे, उनका स्ट्रगल शुरू हो गया और उन दोनों वैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो इस चीज़ का आप सिंबल इस हिसाब से निकाल सकते हो कि नेचर जब हम लोग को अबंडेंटली देता है तो नेचर का केयर करने के बदले, नेचर का प्रिजर्वेशन करने के बदले हम लोग एक्सट्रीमली उसको एक्सप्लॉइट करते हैं विदाउट इवन गिविंग वन सिंगल थॉट अबाउट इट्स फार फेचड इम्पैक्ट। ठीक है। और इसमें जो है क्लास स्ट्रगल भी आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, कि हायर क्लास जो है वो नेचर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, वो तो नेचर को एक्सप्लॉइट करता ही परंतु लोअर क्लास आदमी को भी एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ जो रियल लाइफ में हम लोग का जो गड़बड़ी है ना, एक तो हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं और हम लोग का क्लास स्ट्रगल है, रिच जो है वो पुअर को चूज के खाता है। ये सब चीज़ भी है ना, ये कैपिटलिस्ट जो फ्रेमवर्क है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को मौत की तरफ या पूरा दुनिया को एक तबाह की तरफ आगे लेके जा रहे। फिर एक और चीज़ आप देखिए कि ये जो विलेज ऑफ वीवर्स था, जहाँ पे पहले स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, वो सबको जा करके स्टोरियाँ सुनाते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ डार्क मेंबर आए। डार्क मेंबर इन द सेंस यहाँ किस चीज़ के बारे में सिंबलाइज किया गया है कि हम लोगों का नेगेटिव चिंताओं का बारे, हम लोगों का ग्रीड, हम लोगों का लालसा, लालच, बुरा ख्याल, ये सब चीज़ आकर के क्या किया कि सारे स्टोरी टेलर्स को हत्या कर दिया, मार दिया। क्यों? ताकि वो सब गांव वालों को सच नहीं सिखा सके, वो लोग को असलियत के बारे आगाह नहीं कर सके। अगर सब कोई सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो ये जो कुछ धंधेबाज व्यक्ति है, जो डार्क मैन है, ये सबको बुड़बक बना के अपना काम धंधा कैसे चलाएंगे। यहाँ पे कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन की बात किया जा रहा है, जो अपने धंधा के लिए सबको बेवकूफ़ बना के, सबको शोषण करके नेचर को भी एक्सप्लॉयट करते हैं और उसमें उनको रुकावट ना आए, इसके लिए कोई भी हद तक का ब्रेन वॉशिंग में वो लोग जा सकते हैं। फिर रिवर को, इसमें विलेज में एक टाइम जो रिवर बहता था उसको ये लोग मदर कहते थे। क्यों मदर कहते थे? कि फिश, रिवर में से हमेशा फिश मिलता था, फ्रॉग मिलता था, हर्ब्स मिलता था, पानी मिलता था, इतना सब चीज़ मिलता था, इसलिए उसको मदर कहा जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि पहले का ज़माने का जो चिंताधारा था, लाइफस्टाइल था, वो काफ़ी ज़्यादा नेचर सेंटर्ड था और उसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था एंड दैट वाज रियली अ गुड लाइफस्टाइल। उसमें हालांकि इतना कमर्शियलाइजर नहीं था, इतना प्रोडक्ट्स नहीं था, इतना फैक्ट्रीज नहीं था, इतना टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं था, लेकिन उसमें नेचर का ध्यान रखा जाता था एंड दैट इज़ वाई इट वाज सस्टेन्ड दैट मच लॉन्ग। तो हम लोग को भी वही मतलब ज़िंदगी करना चाहिए। ठीक है। और वो ज़िंदगी हम लोग अगर नहीं करेंगे तो क्या हुआ, वो भी आप इस नॉवल में देख पाते हैं। जैसे ही मिथिकल टाइगर को रैली ने किल कर दिया था,
और रेन भी हुआ था, लेकिन उसका बाद भी क्या हुआ कि विलेजर्स लोग क्या किए, वहीं रिजर्वेशन करने का बगैर, उसको सही से रखने का बगैर वापस वहीं गलती दोबारा दोहराए, एबंडेंट क्रॉप को वैसे ही छोड़ दिए, और इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस वो लोग करे, और फिर से अंतिम में वो लोग को ऊपर फिर से वहीं मिथिकल टाइगर का ग्रास आ गया, फिर से ड्रॉट आ गया, फिर से सब लोग मर गए। तो इस तरीके से ये नॉवेल एक एनवायरमेंटल एलेगरी भी है और एक क्रिश्चियन एलेगरी भी है। ओके, आशा करते हैं आपको ये समरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक खबर आए। और ऐसे ही और भी पोइट्री, नॉवल, ड्रामा या कोई भी चीज़ पे आपको मदद का दरकार हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग जल्द से जल्दी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे